Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. को मैंने कन्विंस कर लिया था कि मुझे अकाउंट चाहिए। पापा बोले कि आपको मैं दूंगा कैपिटल, लेकिन उसकी तुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। उम्र थी आपकी जब आप ये कर रहे थे? 25-26? नहीं 24 में तो शायद शादी हो गई थी। ओवरऑल कैपिटल का मैं परसेंटेज टर्म्स में जानना चाहूँ कि हाउ मच इज पार्क्ड फॉर सच सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स? 3 टाइम फ्रेम में काम करती हूँ, डेली 75-50, और अगर वीकली कर रहे हैं तो फिर सो हाउ डू आई सिलेक्ट माई स्टॉक? इस चार्ट पे मुझे अगर 1 सेकंड से ज़्यादा समय लग रहा है, उस चार्ट को हटाओ। अरे 1 सेकंड? अब एंट्री कैसे लेती हूँ? हाँ, एंट्री का क्या पैटर्न? मून वॉक के बाद में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, आप एग्जिट क्यों किए? तब एग्जिट के लिए एक ही फॉर्मूला है, 5 के मूविंग एवरेज के नीचे। अच्छा। जब जब ट्रेड नीचे आएगा तो मैं एग्जिट ले लूँगी। बट वो फॉल्स भी तो हो सकता है। ये आप क्या 15 मिनट के चार्ट में भी ट्रेड करते हैं? हाँ। तो कैसे आपने कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में ना एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है, राइट? फीमेल वेमेन, वर्किंग वेमेन और होम मेकर्स इतना पावरफुल सेगमेंट है, इतनी समझदार हैं ये लोग सबको कि अगर एक ऑक्यूपेशन इनको देखना चाहिए सीरियसली, वो है फाइनेंशियल मार्केट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी लेडी मिल जाए जो कि घर को भी बड़े अच्छे से मैनेज कर रही है, बिज़नेस को मैनेज कर रही है और ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा कर रही है। तो आज मौका मिल गया, मुझे मिला है कोई, ऐसा कहूँ क्या, मुझे मिली है कोई सेजल महेश्वरी जी। शी इज़ अमेजिंग। इन्होंने अपना एक तरीका बनाया है ट्रेडिंग करने का, एक सिस्टम बनाया है ट्रेडिंग करने का, और इनसे एक चीज़ तो हम बहुत भर भर के ले सकते हैं, वो है इंस्पिरेशन। हाँ, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यू हैव टू सी दिस, बिकॉज ऐसा फेस टू फेस हर बार नहीं होता है, बट जब होता है तो ज़बरदस्त होता है। तो मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है और आपको पसंद आएगा, लास्ट तक देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और पहली बार जुड़े मुझसे तो जुड़िए परमानेंटली, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं सेजल जी से। सेजल महेश्वरी, 306 फेस टू फेस के बाद आप मिली हैं, कहाँ थी आप? यही थे, बट वो माइंडसेट तैयार नहीं हुआ था फेस टू फेस करने का। अभी माइंडसेट रेडी हुआ तो आई एम हियर। लवली लवली। मेरा इतना इच्छा था कि आई वांटेड वन आइडियल, क्या कहूँ, आइडियल बहू बोलूँ, आइडियल बेटी बोलूँ, आइडियल मार्केट पार्टिसिपेंट बोलूँ, बट आई रियली वांटेड समवन हु इज़ हैंडलिंग फैमिली को भी, बच्चों को भी, मार्केट को भी, और सक्सेसफुल है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप इतने टाइम के बाद में कन्विंस हुए और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे साथ। थैंक यू। सो सेजल, जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी, राइट? बीन देयर डन दैट, काफ़ी कुछ आपने लाइफ में देखा है, सीखा है लाइफ से। वन थिंग इज़ कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ अस कि यू आर ऑल्सो अ वोरेशियस लर्नर। सीखने का आपके अंदर जुनून है, मेरे अंदर भी जुनून है, और शायद इसलिए मैं आपको कन्विंस भी कर पाया कि आप जो किए हैं अभी तक लोगों को सिखाएंगे नहीं तो जस्टिफाइड नहीं है ना। करेक्ट। तो आपकी जर्नी से चालू करते हैं कि हाउ डिड ऑल स्टार्ट। स्टॉक मार्केट का जर्नी इतना इजी नहीं होता है, बट आपने डिसीजन लिया था, तो कैसे चालू किया और लाइफ में क्या ऊपर नीचे था, एवरीथिंग, जस्ट ओपन अप योरसेल्फ विद मी। लॉन्ग बैक आफ्टर 12th ही लाइक ऑलवेज देयर हैड एन एम्बिशन कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो छोटे छोटे से बिजनेस वेंचर्स मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी। Okay. उससे मुझे जो थोड़ा बहुत लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हुए वो सब मैं ग्रैब करती गई, और वो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज़ किया, एंड दैट वाज रियली हेल्पफुल टू मी। मैं उसको आपको एक एक करके शेयर करूँगी। हाँ। कि मैंने क्या क्या करा। 12th की जैसी एग्ज़ाम्स ख़त्म हुई वैसे ही मुझे आइडिया आया कि अब मुझे पेपर बैग्स बनाने चाहिए, बिकॉज तब इको फ्रेंडली बहुत ट्रेंड में था। अच्छा। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद दैट, बना लिया, कहीं से किसी से सीख सुखा के कर लिया, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग इट। बट जब बहुत सारे गिफ्ट शॉप्स में आई स्टार्टेड सेलिंग इट, हर ओनर मुझे कुछ न कुछ उसमें क्रिटिक दिया, बट दैट वाज लाइक प्लस पॉइंट फॉर माई सेल्फ कि मुझे सीखने को बहुत मिला उससे। कोई बोला होल्ड आपने जो बनाया है इट इज़ नॉट एबल टू होल्ड, आप आईलेट लगाइए इसके ऊपर। व्हाट इज आईलेट, आई डोंट नो। सो देन आई रिसर्च फॉर आईलेट, देन आई फिक्स दोज आईलेट्स ऑन दोज बैग्स,
नेक्स्ट ओनर मुझे बोला कि आपका जो बैग है वो छोटी बेसिक चीज भी होल्ड नहीं कर पाता है, कार्डबोर्ड लगाओ इसके नीचे। अच्छा, मतलब ज्ञानी बहुत थे। हाँ, शुरू में आपको ज्ञान बहुत दिया गया है। आई जस्ट टुक इट एज अ एडवेंचर, मैं करती गई, करना तो है ही, बस करना ही है। ये कौन से शहर में था? ये इंदौर। तो यू आर बेसिकली फ्रॉम इंदौर? Yeah, I'm बड़ा from रहते हैं बॉम्बे में ऑब्वियसली। Yes, I'm married in Bombay. अच्छा, बड़ा। तो 12 के बाद में बिजनेस चालू करना, ये मतलब इंदौर में क्या एक वैसा है कल्चर है कि गर्ल्स आर वहाँ की वाइब्स ऐसी है, अहिल्या बाई की नगरी है वो। So you can relate. Yes, so अहिल्या बाई ऑफ मार्केट। सो वो करा, फिर देन आई जस्ट थॉट, मैंने कैलीग्राफी सीखी कि अब मैं इसको कस्टमाइज करूँ, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे पे मैं उसको आराम से आई कैन सेल इट ऑफ, बट स्केलिंग नहीं हो सकती थी। सो कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था। सो आई जस्ट थॉट कि इसमें रिसर्च करते हैं। तो मैं समझ में आया कि सांगानेर में बहुत सारी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है रिलेटेड टू पेपर बैग्स और इको फ्रेंडली चीज़ों की। तो मैं वहाँ गई, बट वो बहुत कैपिटल इंटेंसिव थी। तब इतनी ताकत नहीं थी कि फादर को ये बोल सकूं कि मुझे करना है, बस छोटा मोटा कर रहे थे अपने हिसाब से। फिर जिसके घर पे हम लोग स्टे बैक किए हुए थे, मी एंड माय फ्रेंड, तो वो अंकल सजेस्ट किए कि एज यू आर इन जयपुर, जयपुर इज द मार्केट फॉर साड़ीज, तो आई विल अरेंज यू साड़ीज ऑन क्रेडिट। तो मैंने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, तो आया गया सब अपना वसूल हो जाएगा आने जाने का। तो मैंने कहा ये तो जीरो रिस्क पे आपको 10-15% रिटर्न अगर मिलेगा देन ऑल्सो इट्स गुड, तो आई थिंक आई शुड गो अहेड। मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने एक बार पेपर बैग कर लिया, एक बार साड़ी कर लिया, बट मम्मी वॉज लाइक वेरी कीन कि कोई प्रोफेशनल डिग्री होना इज इम्पॉर्टेंट, तुमको जो करना है करते रहो बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सो वी लैंडेड अप कि चलो CS का कोचिंग कर लेते हैं। तो वो कोचिंग भी करती थी, बट मैंने उनको बोला कि आई विल नॉट गिव एग्जाम। बोले ओके नो प्रॉब्लम, डोंट गिव एग्जाम। अच्छा, नॉलेज कहीं नहीं जाता है, इट वुड ब्रॉडन योर विजन ओनली, जस्ट रीड, जस्ट डू। मैंने कहा ठीक है। फाइनल ईयर आते आते समझ में आ गया कि MBA करना है हमें। अच्छा, सो आई स्टार्टेड ऑफ विद कोचिंग, MBA में एडमिशन लिया। फिर पुणे में मैंने एडमिशन लिया, बट समहाउ आई डिडंट लाइक द एनवायरनमेंट। बहुत जल्दी मैंने क्विक डिसीजन ले लिया कि बॉस यहाँ की वाइब्स अपने लिए ठीक नहीं है, जो करने आया है वो नहीं हो पाएगा इधर। सो आई टुक द डिसीजन एंड आई केम बैक टू इंदौर। अच्छा, तब तक ये क्लियर कर लिया था कि अब तो बहुत चैलेंजिंग हो गया है, अब तो प्रूव करना ही पड़ेगा, बहुत कुछ हो गया है। सो पार्ट टाइम MBA का मैंने डिसाइड किया। और मीन टाइम, क्योंकि टाइम कम बचा था ना, 3 साल, मतलब ऑलरेडी 2.5 साल निकल गए थे। सो लाइक आई वॉज इन बिट हरी ऑल्सो। आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं, थर्ड ईयर, हाँ आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि MBA करने एग्जैक्टली हाँ, तो टाइम तो अब कम था मेरे पास में। सो मैंने पार्ट टाइम MBA ऑप्ट किया और फिर सोचा कुछ करेंगे अभी, लेट्स सी। There I met Ashwin. So we became good friends. Then he was also in struggling period only. Yeah. So we used to talk about numbers and books, and we just used to share our experiences. कुछ करना है, वो भी अपना struggle में था ही. So like he also suggested कि she will start reading books on capital market. मैंने कहा ठीक है, ये कर लेते हैं, CNBC सुनो, ये सुनो, तो वो सब start किया। तो फिर मैंने अपना बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहले A to Z ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का बुक पढ़ा। CNBC का एक्सपर्ट्स की एडवाइस सुनने लगी। उसमें वो टाइम पे रजत बोस आते थे, तो उनके ओपन, हाई, लो, क्लोज, टारगेट्स और वो सब चीज़ मैं जो पढ़ती थी, फिर आई जस्ट यूज टू ट्राई कि कैसे कैसे सिंक हो रहा है ये, वो सब किया। फिर एट दैट टाइम ओनली IPO जस्ट आए थे, मारुति का IPO आया था। बहुत पुरानी बात है। तो मैंने पापा से तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो तो शेयर बाजार को बिल्कुल ही कोई एंगल से कुछ समझते ही नहीं थे। सबके पापा। तो देन मम्मी और सिस्टर और बड़ी मम्मी, उन लोगों ने मुझे फंड दिया और वो बोले कि आप ट्राई कर देखते हैं। सो बट ये समझ में आता था तब तक, इतने 3-4 चीज़ें करने के बाद, कि ये एक अकाउंट से क्या होने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अकाउंट खुलवाए डीमैट, एंड सबकी एप्लीकेशन लगाई, सब कुछ किया, सारे जितने भी हैसल थे वो सब लिए, और उनको एक फिक्स रिटर्न अश्योर कर दिया कि आपका जो भी है ये तो मिलने ही वाला है, बाकी प्रॉफिट लॉस मेरा।
तो मुझे स्केलिंग करना भी आ गया इस तरीके से कि कैसे पोजीशन साइजिंग बढ़ाते हैं, बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, वॉल्यूम में काम क्यों करना ज़रूरी है, कि छोटे से पैसे से तो कुछ नहीं हो सकता है. सही बात है. सो लाइक दिस वाज वन फेज. फिर देन वन मोर माय फ्रेंड विजित, ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि अपने ब्रोकिंग हाउस में उसने बैठने का चांस दिया. Okay, okay, So then I started sitting with dealer. okay. So there I got hands-on experience about like of the screen. तो मुझे प्राइस क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मार्केट सेंटिमेंट क्या होते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशन प्राइस पे कैसे इफेक्ट करती है, छोटी छोटी चीज़ें मैं देखने लगी. सो लाइक ये मैं बैठी महीना 2 महीना वहीं पे, और उसी के साथ साथ मैंने NCFM की पढ़ाई करना चालू कर दी थी. एक इंटरेस्टिंग है, मैं बीच बीच में थोड़े क्वेश्चन sure, पूछता sure, जाऊंगा. डू यू थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया कि एक्चुअल में जब मार्केट चालू कर रहे हो तो आजकल लोगों का थॉट प्रोसेस है कि इंटरनेट से पढ़ लो, चार्ट देख लो, एक्चुअली डीलर के बगल में बैठ के, डीलर के बगल में बैठ के ही आपको उसकी डेप्थ और वो जो वेट होता है ना बाजार का, और वो जो ऊपर नीचे होता है, जैसे आप पानी में कूद के ही उसकी गहराई का अंदाज लगा सकते हो. सो यू जस्ट कैन नॉट जज प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली. इट्स लॉट ऑफ डिफरेंस. सारे टूल पैरामीटर सबके पास सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए तो विजडम की जरूरत है. सही है. तो डीलर मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे के लिए सौदा उतारता है. जो ऑपरेटर, पहले आप डीलर बोलने लगे अपन, बाकी ऑपरेटर जो नॉर्मली एक होता है ट्रेडर जो खुद ही डिसाइड करता है, ट्रेड करता है. ऑपरेटर मतलब वो जो दूसरों के सौदे पंच करता था, उसके पास में बैठती थी. तो किसी और का ट्रेड मैं सुनती रहती थी ना. हाँ, ओह माय गॉड. और वो स्क्रीन लगी हुई रहती थी. वो बोलता है, थोड़ा थोड़ा मुझे बताता रहता था, समझाता रहता था, ये ऐसा है, ये ऐसा है, F1 F2 बाय सेल, वॉल्यूम यहाँ है, प्राइस यहाँ. अब आपकी है कितना कि आपको कितना ग्रैब करना है. वो जो स्क्रीन देख रहे हो, घर जाके वापस A to Z की किताब खोलो, अगेन यू हैव टू रीड, अगेन यू हैव टू लिसन टू द एक्सपर्ट्स, सबको सिंक्रोनाइज करो और अपने लिए कुछ एक तैयार करो. सो लाइक इट इज ऑन अस कि हम उस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं. फेयर पॉइंट. तो वो ऑपरेटर के पास बैठ के बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था. मतलब मैं तो आज भी चाहती हूँ कि अगर कोई नया जन भी इंट्रोड्यूस ना, रियली इफ ही वांट्स टू लर्न, तो उसको सबसे पहले ब्रोकिंग हाउस में एज अ ऑपरेटर काम करना चाहिए. पहले सौदा पंच करना आना चाहिए, उसके बाद आगे की स्टोरी है. सही है. देन NCFM की एग्जाम दी, कैपिटल मॉड्यूल और डेरिवेटिव्स. वो क्लियर करा. फिर विजित ने बोल्ट प्रोवाइड कर दिया था. ओके. बोल्ट इज BSc का ट्रेडिंग टैब. हाँ, बोल्ट NSE जिसका भी दे दिया. मतलब ट्रेडिंग स्क्रीन एक प्रोवाइड कर दी. ऑफ कोर्स. सो तब मैं लाइक 2-5 शहरों में काम करना थोड़ा, नहीं इसके पहले पापा को मैंने कन्विंस कर लिया था कि मुझे अकाउंट चाहिए, और क्योंकि थोड़ा बहुत IP में पैसे आ गए थे, तो वो दिखा के मैंने अपना करवा लिया था. बट पापा बोले कि आपको मैं दूंगा कैपिटल, लेकिन उसकी तुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा. क्या बात है, जबरदस्त. तो आई वाज अग्रीइंग कि मुझे पता था दे रहे ले लो, अभी कुछ तो करना ही है. देन वो एक ही चीज़ बोले कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा. मैंने कहा ठीक है. उससे मैं ऑटोमेटिकली रिस्क, लीवरेज सब कुछ सीख गई. जस्ट बिकॉज कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे ₹1,00,000 दिया है, आज उस पर 20% रिस्क कभी भी बाजार में खड़ी हुई है. मतलब 20,000 रुपये कभी भी लॉस हो सकता है मुझे कोई भी ट्रेड में ₹1,00,000 लगाने से. और वो टाइम लीवरेज भी अच्छा मिलता था. तो 1,00,000 पे समझो 3,00,000 रुपए का माल मैं उठा सकती हूँ. 3,00,000 पे 20% की रिस्क हो गई, 60,000 रुपया. वो मेरी कहाँ कट होगा, वो लॉस मेरा कहाँ से कट होगा, मेरी एक्चुअल कैपिटल में से कट होगा. तो मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने के चांसेस तो कम हो गए. तो वहाँ ये बात समझ में आई कि भाई ये कैपिटल को बचाना इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप वही ट्रेड करो जो सिलेक्टिवली स्मार्ट ट्रेड हो. और जितने समय आप अगर बाजार में टिके हुए रहोगे, जैसे दूसरे बिजनेस में भी होता है कि बोलते हैं 3 साल 4 साल अगर आप कोई भी बिजनेस आप टिक के कर लोगे, देन यू आर देयर फॉर इट. सो एग्जैक्टली यहाँ भी जो 2-3 साल अपने आप को बचा ले कैसे तैसे भी करके, देन वो मार्केट का हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्विंग्स देख लेता है, ऊपर नीचे सभी तरीके के. सही बात है. सो वो इनडायरेक्टली पापा मुझे सिखा दिए, और आज भी वो मुझे फंडिंग देते हैं. तो वी हैव द सेम रिलेशनशिप. नाइस. कि पैसा पैसे ही है, किसी का भी हो, तुम्हें उसको यूज करते आना चाहिए और उसका पैसा मतलब कॉस्ट देना आना चाहिए. यू शुड बी दैट स्मार्ट. मतलब एक्चुअली छोटी छोटी बातें हैं, और हमारे पिताजी लोगों को इतनी समझ थी सब चीज़ों की. हाँ. कि ट्रेनिंग देने का तरीका था उनको.
दिया भी, लेकिन उसके बहुत सारे कंडीशंस पे डाल दिया। तो आपका सेंसिटिवनेस टुवर्ड्स ट्रेडिंग बिकेम वेरी हाई, बिकॉज आपको पता था कि मेरा ब्याज भी चल रहा है, तो मैं खेल नहीं सकती हूँ पैसे के साथ। एग्जैक्टली, हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग। फिर यहाँ पर इसने विजित ने मुझे गोल्ड प्रोवाइड कर दिया था। सो थोड़ा शेयरों में काम करना स्टार्ट किया। तब एक्चुअली समझ में आया कि भाई ये अपने ही पैसे हैं जो शेयर में लग रहे हैं। अभी तक तो ऑपरेटर के पास में बैठे थे तो उससे जो मार्केट वॉलेटिलिटी और जो मार्केट के अप एंड डाउन, जो अपने स्टॉक के प्राइस में जो वेरी होता था, वो सब चीज़ अच्छे से एनालाइज हुई। ओके। और उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर लर्निंग भी स्टार्ट कर दी, एडवांस गेट की। एडवांस गेट, ओके ओके। तो ये आपका क्या उम्र थी आपकी जब आप ये कर रहे थे? ये सब MBA का स्टार्टिंग ही हो गया था, मतलब 1 साल पहले समझा, खुद पढ़ा, खुद तो सेल्फ स्टडी करी। 25-26? नहीं 24 में तो शायद शादी हो गई थी। अच्छा, वो तो अच्छा 22-23 की बात। हाँ 21 साल में स्टार्ट कर दिया था। 21 साल समझ तो 21 साल की उम्र में। खैर, आप हमेशा से एंटरप्राइजिंग थे। आप क्लास 12 के बाद ही जब बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस कि कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो। ऑलवेज ऐसे दिमाग में कुछ चलता रहता है, कुछ करना है। तो इज इट, आई मीन, आपके फैमिली में ये जीन्स के अंदर में ये नहीं, इज इट अ ट्रेनिंग? पापा कभी भी शुरू से हम लोगों को कभी भी आइडल नहीं बिठाए। जैसे अगर घूमने जाना है तो किसी की ट्रेन की टिकट भी करानी होती थी तो ही यूज्ड टू से कि मैं तुमको कमीशन दूंगा, तुम जाओ सुबह लाइन में लगो, टिकट लाओ, जितना मैं एजेंट को देता हूँ तुमको दूंगा। यार, एक तो फेस टू फेस पेरेंटिंग पे चाहिए आपके पापा के साथ कि ये सब तो हम भूल चुके हैं, हम तो इतने बिगाड़ रहे हैं अपने बच्चों को आज की डेट में। तो ये ऐसे पापा हर चीज के लिए कैसे भी करके मोटिवेट करते थे कि आपको ये करना ही है। मतलब कभी भी मुझे ध्यान नहीं कि मैंने रिटेल स्टोर से कोई पेन पेंसिल खरीदा हो। He used to get wild. होलसेल में जाओ, लिख के लेकर जाओ, सामान लेकर आओ, you'll save money so you can buy something else. Superb. So like that was his approach. I think आपके इंदौर में ये कल्चर है। मुझे याद है मैंने एक फेस टू फेस किया था, ऑफ कोर्स अश्विन भाई का फेस टू फेस आपने भी देखा होगा, तो ये अश्विन भाई की फ्रेंड है। एक और यंग बच्चे का मैंने फेस टू फेस किया था। हाँ, तन्मय का। तन्मय का ही मैंने ये देखा कि उसके फादर उसको 12-13 साल की उम्र से ही बिजनेसेस के बारे में समझाना, बिजनेसेस कैसे होते हैं। ये आपके इंदौर में ये कल्चर है? बिकॉज वो कभी भी बच्चों को एज अ सेपरेट एंटिटी नहीं देख रहे हैं। हम लोग जब पापा प्रॉपर्टी देखने, जब बचपन से पापा को बहुत शौक है, वेरी पैशनेट अबाउट प्रॉपर्टी, तो संडेज हमारे ऐसे होते थे कि चलो आज माऊ चलते हैं, आज उज्जैन चलते हैं। तो ऑन द वे वी यूज्ड टू सी लॉट ऑफ थिंग्स। पापा को जो जो देखना होता था वो सब दिखा देते थे और फिर घुमा फिरा के ले आते थे। सो लाइक ये ऐसे कि उन्हें न चाह के भी सब कुछ सिखा दिया ना। अमेजिंग, मजा आ गया। अब उसके बाद अब आप 22-23 साल के? नहीं, यहाँ इन्हें बोल्ड दे दिया। फिर अंकल एडवांस गेट सीखना चालू किया। फिर विजित की फादर वो मुझे एडवाइस करे कि शेल तुम, तब फ्यूचर्स आया ही था, तब 30 ही स्टॉक्स थे उसके अंदर। तो अंकल मुझे बोले कि तुम रोज सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट निकाल के मुझे दो। तो मैंने वो निकालना स्टार्ट कर दिया। और अंकल का इतना अच्छा था कि वो हर दिन जब भी ट्रेड लेते थे और मुझे अगले दिन सुबह गुड मॉर्निंग के साथ फीडबैक देते थे कि मैंने ये ट्रेड लिया, तुम्हारा ये सपोर्ट काम आया, ये नहीं आया। सो इट वाज वेरी मोटिवेटिंग। मुझे लगता था गुड मॉर्निंग के साथ मेरा पेपर तैयार होना चाहिए। लवली। सो लाइक बहुत सीखा मैंने उधर। ये तो सिर्फ शेयर के बारे में सीखा, बट विजित की मदर भी बैठने लगी थी साथ में। तो आंटी मुझे शुरू से फीड करती थी कि शेर, एक तो बाजार हर दिन करने का होता है, कब अपॉर्चुनिटी आएगी यू नेवर नो। तो भले बैठो, काम मत करो, बैठना जरूर। दूसरा, आंटी कहती थी कि एज अ वुमेन आपके पास हमेशा डबल काम रहेगा। तो तुम घर को भी इतनी अच्छे से देखना है और तुम्हारा काम भी, थोड़ा जल्दी उठो, थोड़ा हार्ड वर्क करो। तो इतना उन्होंने फीड कर दिया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आई शादी के बाद कि ठीक है ये तो करना ही होता है, ये भी करना ही होता है, जस्ट डू इट। तो जो उन्हें लेसन और टीचिंग में जो लोग मिले पूरी जर्नी में ना, वो सबकी एडवाइस वॉज वंडरफुल। और ये है कि मैं लेती गई। करेक्ट
करेक्ट। एब्जॉर्ब करते गए। तो ये विजित जिनकी बात कर रही हैं, तो ये विजित हैं नेवी के बड़े भाई। नेवी के साथ मैंने फेस टू फेस किया था, विजित जी के साथ पेंडिंग है, वहाँ भी अर्जी लगी हुई है जब मौका मिलेगा। और मुझे ये नहीं पता था कि विजित की और नेवी की मदर वाज आल्सो इनटू मार्केट, इज आल्सो इनटू मार्केट। मतलब आंटी यूज्ड टू सिट, हाँ थोड़ी देर बैठती थी, बट शी हैज, भले आप स्क्रीन पे बैठना जरूरी नहीं है, आपकी वो सोच इज इम्पोर्टेंट। बेटर देन डूइंग ऑल काइंड ऑफ। उनकी सोच बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से समझा पाती हैं, सिखा पाती हैं चीज़ों को। सुपर। यहाँ तक ये एक हुआ, देन मेरी एंगेजमेंट हुई, नया फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हुआ। लकीली आई वाज ब्लेस्ड कि माय मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव। उन्होंने मेरे फादर को बोला कि आप 2 ज्वेलरी कम देना साहब, बट इसको सब तरह से प्रोफेशनली इक्विप्ड करना। वाओ। अपने जितना भी इसको जो भी चीज़ें चाहिए अपने मार्केट के लिए, इसको इक्विप करके ही भेजना। वाओ। सो मतलब शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, विजनरी जो। देन शादी हो गई, एवरीथिंग वॉज स्मूथ। जो सेकंड फैमिली मिली वो भी बहुत सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, जॉइंट फैमिली है, बट दे आर ऑल वेरी कोऑपरेटिव, सपोर्टिव रहे मेरे काम को लेके। और बस ये था कि मेरे ट्रेडिंग टाइमिंग्स थोड़े से चेंज हो गए थे। पहले मैं पूरा 9:15 से 3:30 बैठती थी। नाउ माय टाइमिंग्स वर शिफ्टेड फ्रॉम लाइक 11 to 1 एंड 1:30 to 3:30। बीच में मैं थोड़ा जो घर में समय देना होता है वो देती थी। कोई फर्क पड़ा उससे? नहीं, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी सोच में मेरा इतना फीडेड था कि मुझे फर्क पड़ना ही नहीं था। अच्छा। मैंने अपने आप को ट्यून कर लिया। पहले मैं पूरे दिन बैठती थी, फिर मैंने अब ये मेरी स्क्रीन है, मैं हूँ, तब मुझे काम करना है। तो मुझे ट्रेड ही ऐसा लेना है कि जब तक मेरा ट्रेड या तो वाइंड ऑफ हो जाना चाहिए 1 बजे के पहले, और फिर नेक्स्ट ट्रेड मेरे को 1:30 के बाद लेना है। तो मैंने अपने सिस्टम को ही इस तरह से ट्रेन कर लिया था। और वो इंट्राडे था आपका ट्रेड हमेशा? तब तो कैपिटल बहुत छोटी थी, रोटेशन ही एक तरीका था, राइट, फंड बढ़ाने का, और टाइम भी कम था। वो 1.5 साल मैंने एंड ऑफ द डे से किया। देन आई रियलाइज कि मुझे तो इंट्राडे सॉफ्टवेयर ले लेना चाहिए। तो मैंने वो भी ले लिया। तो उससे मैं 3-15 मतलब बहुत मजे, मतलब बहुत एंजॉय करती थी। 75-15-3 वो मैंने बहुत ट्रेड किया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो वैसे करके मेरे लाइक बहुत स्मूथ जर्नी चली रही थी। बट 2008 में फिर मुझे मेरे सीए ने एडवाइस करी कि नाउ अब तुम्हारा कैपिटल, क्योंकि तब तक मैं पापा के अकाउंट में ही काम कर रही थी, कि अब तुम्हारी कैपिटल भी बढ़ गई है, सब कुछ हो गया है, तो आई थिंक यू शुड फॉर्म अ कंपनी। तो पापा प्रॉफिट शेयरिंग थे? नहीं, कुछ नहीं थे। कुछ नहीं दिए वो? ब्याज लेते हैं वो। आज भी अगर मैंने 10 दिन के लिए पैसा उठाया तो मुझे महीने भर का ब्याज देना। तो कहीं ब्याज लेते, बाकी आपका, बाकी अपना। हाँ, तब ठीक है। प्रॉफिट 100%। हाँ, प्रॉफिट 100। वो तो मैं भी स्मार्ट हूँ ना, जितने वो है। सही बात है। तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दी, बट इंटरेस्ट दिया, और इंटरेस्ट भी वो मुझसे ज्यादा लेते हैं। अच्छा। तो कहते हैं शेयर बाजार करते हो ना। अच्छा। कितना? 1.5% पर मंथ। That's fair. 18% तो बनता है शेयर बाजार। नहीं, तो 12 ही होता है। शेयर बाजार है, रिस्क भी तो है। हाँ, वो तो है। हाँ। फिर यहाँ 2008 तक हम पहुंचे। मैंने अपनी कंपनी फॉर्म कर ली, फिर भी सब स्मूथ चल रहा था। और सेकंड बच्चा जब मैंने कंसीव किया, तब मुझे लगा कि बॉस ये तो 1 मैन शो है, ये आगे कैसे होगा। देन आई डिसाइडेड कि मुझे अब अपना डीलर रख लेना चाहिए। क्योंकि पहले तो मैं खुद ही करती थी, फिर मैंने डीलर रखा, उसको ट्रेन करा। वो अपना, मैं ट्रेड लेती थी, वो ट्रेड मैनेज करता था। वो भी सब स्मूथ था। तो इस तरीके से 2014 मतलब उसके एकदम स्मूथ जर्नी थी। बस आपको काम करना है, बाकी नया चीजें सीखनी है। इट वाज ऑल स्मूथ। तो यहाँ पे मेरी एक ट्रेडिंग जर्नी की जो रफ पैच सीखना, सब कुछ, लाइफ भी सेटल डाउन हो गई थी। So like it was nice. And this first phase was till what age? मतलब 14 को हुआ सेकेंड बेबी, तो 2016-17 तक तो मैं हाँ, बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव है। हाँ, वो तो खैर आपका तो सिस्टम ही कोऑपरेशन वाला लग रहा है मुझे। तो ये फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ वेयर you after that आपको फीलिंग ऐसा हुआ कि now I've arrived, हाँ, now I'm ready to take the next exactly. ये फीलिंग कैसे आती है?
जब आपका काम स्मूथ होने लगता है, जब आप डेलीगेट करने लगते हो चीज़ों को, कई बार आप सब कुछ खुद करने की कोशिश करते हो, तो व्हेन यू आर रियली स्टक्ड इन सम प्रॉब्लम ऑफ फैमिली और आउटसाइड या बच्चे की प्रॉब्लम, क्योंकि एज अ हाउसवाइफ तो घर ही प्रायोरिटी रखी, शुरू से घर प्रायोरिटी रखी। ये इसीलिए इंट्राडे सॉफ्टवेयर लिया कि 11 से 1, 1:30 से 3:30 कि काम करना है, लेकिन जो घर का काम है पहले उसको प्रायोरिटी देना है। तो वो जब तक बच्चे बड़े हुए, घर के हम अपने खुद के 2 बच्चों के अलावा भी तो बच्चे हैं, वो भी बच्चे ही हैं, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम आल्सो। तो कभी भी मैंने उन बच्चों के लिए भी, किसी ने मुझे कुछ बोला कि चाची आप खाना खिलाइए, तो मैंने वो चीज करी है। सही बात है। तो उसके लिए मैंने कभी ट्रेडिंग को अपना फोकस नहीं किया है, छोड़ दिया। और ट्रेड अगर है तो भी मैंने उसका लॉस को कभी भी मतलब आई जस्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड। तो क्योंकि आप अपने पापा के अकाउंट में करते थे, तो आपके ससुराल में उनको पता था कि आप कितना कैपिटल पे काम कर रहे हैं? नहीं, एज सच मैं बोल रही हूँ, बहुत ही मतलब दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन माय ट्रेडिंग। दे आर सपोर्टिव, बट दे बेसिकली उन लोग का भी पहले कभी स्टॉक मार्केट का था, एंड दे हैड नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, सो दे डोंट वांट टू एनकरेज मी। सही बात है। दे है मतलब आई थिंक वी ऑल कम फ्रॉम दैट जनरेशन वेयर आवर इमीडिएट जनरेशन डिडंट हैव गुड एक्सपीरियंस। बट वो मना भी नहीं करते हैं। और वो अब मैं हर जगह लाइक आई एम जस्ट गोइंग बिकॉज ऑफ देम ओनली आई एम एबल टू मैनेज। ऑफ कोर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट तो उन्हीं का ही है। सो वी शुड बी ग्रेटफुल कि वो नहीं सपोर्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। भले कोई सामने से एक्नॉलेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, पीछे से तो वो एक्नॉलेज कर ही रहे हैं और वो आपको करने दे रहे हैं काम। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड ऑब्वियसली योर हस्बैंड तो सपोर्टिव होंगे ही, इसीलिए आप इतना कुछ कर पा रहे हैं। तो कुडोस टू द एंटायर फैमिली, टू योर हस्बैंड की इंडिया में यही तो चाहिए ना, कि सपोर्ट मिल जाए तो बाकी तो सब कुछ भी जंग जीत लेंगे। जंग जीत लेंगे। करेक्ट है, करेक्ट। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट फेज आपका करियर जर्नी, इफ आई कैन कॉल इट दैट वे। ठीक है, अब नेक्स्ट फेज जब आप इसको स्केल अप कर रहे थे, तो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप बताइएगा कि जब हम स्केलिंग अप करते हैं तो बड़ा कैपिटल के साथ जब स्केल अप करते हैं तो हमको दोनों चीज़ें माइंड में रहती है कि वेल्थ कैसे बनाएं और जो पैसा बन रहा है उस पैसे बनने की जर्नी को भी कैसे बड़ा करें। तो दोनों तरफ आपने सोचा? हाँ, तो बेसिकली तब तो प्रॉफिट बहुत कम होता था, तो ऑलवेज अपने आप पे इन्वेस्ट किया कि कैसे मुझे नया चीज सीखना है और इस प्रॉफिट को कैसे मुझे बढ़ाना है। तो वो रोटेशन ऑफ फंड से ही हुआ। बट उसमें भी आपको यू हैव टू बी इनोवेटिव एंड यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स, कि तभी आप नया चीजें लाएंगे, तभी आप रोटेशन ऑफ फंड और प्रॉफिट बढ़ा, मतलब मेन फोकस था प्रॉफिट बढ़ाना है, राइट, फर्स्ट। सेकेंडली, वो प्रॉफिट जो आप बिजनेस में आप जो कमा रहे हो, वो हमेशा आपको निकालना है। ये एक जो चीज सीखी थी, राइट, टू बी मोर स्टेबल। तो वो बिजनेस से जो प्रॉफिट था वो निकालते थे और उसको वाइजली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे। अच्छा, तो आप ट्रेडिंग करके जो पैसा बनाते थे वो हमेशा से मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। इज देयर एनी फिक्स परसेंटेज कि इतना परसेंटेज? नहीं, मतलब जिस साल खराब गया उस साल तो पूरा ही पैसा मैंने प्रॉफिट का निकाल के प्रॉपर्टी में डाला है, जस्ट बिकॉज कि जो कैपिटल है मुझे उसी कैपिटल पे वापस जीरो से स्टार्ट करना है। इंटरेस्टिंग। तो मे बी एक कैपिटल माइंड में है कि इतना लाख, इतना करोड़ रुपया मेरे को निकाला, बड़े नंबर है। नहीं, बेसिकली वो मेरे बहुत शुरू से कंसेप्शन मतलब क्लियर है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि आपको जो आप धंधा करते हो उसमें से प्रॉफिट निकाल के जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती है। तो आप रियल एस्टेट में क्यों आप क्योंकि वो शुरू से ही पापा के साथ इतना घूम के यार आपको तो तैयार कर दिया था उन्होंने। हाँ, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ही एक्चुअली ट्रेन्ड यू क्वाइट वेल। तो वो शुरू से यही था कि मतलब उस पर डर भी नहीं लगता था। शेयर बाजार में तो खुद को भी डर लगता था कि सब कुछ जा सकता है। तो आप तब भी ये फीलिंग थी कि आपके पेरेंट्स को, आपके इन-लॉज को वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप कुछ गलत कर दो, कभी आपका माइंडसेट कुछ गड़बड़ आ जाए और आप कोई मेजर लॉसेस में आ जाओ, तो प्रॉफिट को निकाल के मैंने प्रॉपर्टी में इसीलिए डाला कि प्रॉपर्टी बेच के वो मेरा लॉस निकाल देंगे। आई डिडंट वांट इट टू बी एज अ बर्डन टू देम। इंटरेस्टिंग। एंड आप कभी प्रॉपर्टी को प्लेज नहीं किए थे? नहीं, कभी, नेवर एवर। तो वो एकदम मतलब वो शुरू से वो सोच थी कि अगर लॉस लगा तो मुझे ना पेरेंट्स को बोलना है, ना मुझे मेरे फादर इन लॉ को बोलना है, मुझे किसी को नहीं बोलना है। इट इज मी हु हैव टू टेक केयर ऑफ माय लॉसेस। तो ऐसा हो सकता है आपके स्टाइल में कि आप आपके कैपिटल से ज्यादा पैसा खो सकते हैं? बाजार है ये तो, देने वाला भी वही है।
So Six Sigma event. हमेशा आपको उतना कॉशियसली आपकी जर्नी को या आपकी फ्यूचर को प्लान करना तो जरूरी है ना। सही है, सही है। तो चलिए, एक आपका एसेट मुझे समझ में आ गया कि रियल एस्टेट एक आपका एसेट है, ठीक है। और क्या क्या एसेट्स में आप डालते हैं पैसे? जैसे छोटे लाइक जिन स्मॉल सेविंग्स अगर करनी हो, सपोज लाइक आई कैन बी अ गुड बेंचमार्क फॉर पीपल अराउंड मी कि भाई ये इन्वेस्ट करती हैं। तो मैंने कई बार छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करा अपने आसपास जो है उन लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि आप जिसके पास छोटी सैलरी हो या छोटा पर्सनल अलाउंस घर में ही मिलता हो, तो हर 2-3 महीने में, हर महीने जैसा जिसका हो, एक गोल्ड आप इन्वेस्ट करना चालू करो। और अपनी खुद की एक गोल्ड की एसआईपी क्रिएट करो। सो वो उनको एक सेविंग की, और दैट इज ओनली द सोर्स ऑफ मीन जो छोटा होता है। वो बड़ा प्रॉपर्टी तो नहीं ले सकते हैं ना जो खुद से काम नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ये, कई बार जब और छोटे पैसे हो तो आप गोल्ड सेविंग स्कीम में डालो। मैंने वो भी डाला है जस्ट टू एनकरेज अदर्स कि एसआईपी वाला भी किया है मैंने। सेकेंड वाले गोल्ड सेविंग में भी डाला है कि भाई 11 महीने आपको ज्वेलर देता है, 11 महीने हम ज्वेलर को पैसे देते हैं, 1 महीना वो देता है। कई बार जीरो मेकिंग होती है, कई बार डिस्काउंट दे देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है, बट स्टिल यू आर लर्निंग, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ सेविंग मनी एंड इट्स अ फोर्स सेविंग आल्सो। या इट्स अ फोर्स सेविंग आल्सो। आप ईटीएफ में डालो, आप एसआईपी कर लो, जो है आपको उसको डिस्ट्रीब्यूटेड एसआईपी करो। आप और भी क्या कर सकते हैं। हाँ, मतलब इस तरीके से यू कैन, देयर आर लॉट्स ऑफ एवेन्यूज, स्मॉल बहुत तरीके हैं। अब ये तो आपने एक हाउसवाइफ्स या जिनके पास छोटी सी कैपिटल है उनके लिए ये बात हो गई। बट कई लोग जो आपको कंफर्ट देते हैं या हेल्प देते हैं, उनको, ये तो लिटरेट लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। इलिटरेट लोग तो और ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके फैमिली में जैसे जो हेल्पर होंगे या कुछ भी होंगे, तो आपने उनको भी सिखा रखा? हाँ, उन लोगों के लिए भी, मतलब आई कॉन्शियसली आई पुट माई एफर्ट। अच्छा। जैसे हेल्प है तो उन लोगों को कोई लोन नहीं मिलता, तो मैंने घर में फंड क्रिएट कर रखा है कि जितने हेल्प है सबको एक फंड रेज करना है। मानिए 1000 रुपए 3 है तो 1000 वो देंगे, 3000 मैं डालूंगी उस फंड में, तो वो हो गए 6000 रुपए। उसको 1% पर महीने के हिसाब से उनको इंटरेस्ट पे मिलेगा। जब जिसको जरूरत है वो ले सकता है, बट उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो दैट इज द वे। उनको ये समझ में आया, जो 5% पर महीना देते थे वो 1% पे आ गए। तो माइक्रो फाइनेंस आप घर पे चला रहे हैं। 4% की सेविंग उनको समझाई कि बॉस ये सेविंग है आपकी। फिर जैसे अपन कई बार वो सैलरी बढ़ाने की बात होती है, सैलरी नहीं बढ़ेगी बॉस, एसआईपी ले ले तू। तो अपने आप उनको वो चीज समझ में आने लगी कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा पैसे तो जितने उतने ही कम पड़ने हैं, तो उसको एसआईपी करो अपन। ये तो मैं आपसे लेके जा रहा हूँ। दिस इज अ ग्रेट थॉट यू हैव। देन वो भी जैसे कई सारी अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म में ये लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं या देते हैं। तो वन ऑफ माई हेल्प, वो सारा पैसा उसी में डालते था। उसको मैंने बहुत मुझे मेहनत लगी, तो 500, 1000, 2000 रुपए तक मैं डलवा पाई। 2000 से 5000 तक उसने मुझे बताया। 2000 से 5000 तक वो पहुंच गया एसआईपी के अंदर। आज वो बंदे की 25000 की एसआईपी है। हेल्प है। हाँ, थोड़ा टू गुड। हाँ, टू गुड। 25000 की उसकी एसआईपी है। तो इस तरीके से उनको खुद को अब वो समझ में आने लग गया कि भाई पैसे वो लोग भी बचाते थे, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, कहीं कुछ दे दिया, सब पैसे उन लोगों के डूब जाते थे। बट नाउ इवन दे हैव कम ऑन द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म। तो आप सॉरी, आप कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, बोलिए। तो अब ये जो एक सेविंग करने का जो डिसिप्लिन है, एक तरीका है, जो एसेट्स है, उनमें आप लोगों का भी करवाते हैं और आप खुद भी करते हैं। तो अभी मैं अगर आपका ओवरऑल कैपिटल साइज मुझे नहीं जानना है, बट ओवरऑल कैपिटल का मैं परसेंटेज टर्म्स में जानना चाहूँ कि हाउ मच इज पार्क्ड फॉर सच सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ नेग्लिजिबल। अच्छा, अब आप पूरा ट्रेडिंग में डाल दें? हाँ, इट्स ऑल नेग्लेक्टेड जस्ट फॉर मेकिंग अदर्स टू अंडरस्टैंड। एक जो बात है, इमिटेट इज द बिगेस्ट थिंग। हम हमारे बड़ों को इमिटेट करते हैं। हर आदमी अपने आसपास वाले लोगों को इमिटेट करता है। केवल बोलने से काम नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। समझ गया। तो वो बेसिकली so that's only for it's more educating and inspiring other people कि तुम भी ये काम करो। तुम भी ये करो, क्योंकि कोई पैसा छोटा बड़ा नहीं होता है।
पैसा छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, छोटा पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करोगे तो वो एक दिन बड़ा ही बनेगा। सही है। आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल में गोल्ड कितना परसेंटेज है? डू यू इन्वेस्ट? नहीं, बेसिकली गोल्ड जब भी बीच में एक ट्रेड आया था, हाँ, वो लिया था, ट्रेड किया था। हाँ, बट आपका कोई वैसा सेविंग पैटर्न नहीं है गोल्ड में कि ETF लेते जा रहे वैसा कुछ नहीं है। यू आर अ ट्रेडर, आउट एंड आउट। तो गोल्ड में जो भी ट्रेड आया था वो लिया था। चलिए, फैंटास्टिक। सो अब लेट्स गेट इनटू योर ट्रेडिंग माइंड। बट इसमें पहले एक हम और एक चीज मिस कर रहे हैं कि बच्चों को हमको कैसे सिखानी है इन्वेस्टिंग। तो लाइक कई हमारे घरों में ग्रैंड पेरेंट्स और दिवाली और कई बार उनको लाइक माइनर अकाउंट में 50,000 तक का कैश अलाउड होता है, तो उनकी आप शुरू से SIP का अकाउंट खुलवाइए। तो जैसे ही वो 18 के होते हैं तो उनको ओनरशिप का जो एक जज्बा मिलता है कि वी आर द ओनर ऑफ दिस अकाउंट, एंड देन हैंड ओवर दैट अकाउंट टू बच्चा। सो लाइक उसको वो चीज वहीं से इन्वेस्टमेंट की जर्नी पे वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जितना जल्दी हो सके उनको भी। अभी तो मैं मेरी बेटी को सिखा रही हूँ कि हर महीने तुमको 1,500 रुपए कमाना है, हाँ, और 10 ग्राम सिल्वर खरीदना है। अच्छा, तो उसका भी मैंने मीन्स उसको समझाया है कि तुमको कैसे कमाना है। हाँ, कि जो छोटे मोटे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, बच्चे लोग नहीं करते हैं, हर चीज का तुमको कुछ दिया जाएगा। हाँ, किताब पढ़ोगे उसका पैसा मिलेगा। हाँ, और क्रोशेट करती है तो आई विल बाय फ्रॉम यू। इस तरीके से अपना पहले अर्न करो एंड देन इन्वेस्ट करो। वेरी गुड। सो बच्चे लोग जितना जल्दी सेविंग और इन्वेस्टमेंट समझेंगे दैट वुड बी गुड फॉर देम। एब्सोल्युटली। और आपके पिताजी ने भी यही सिखाया आपको, इसीलिए आप अच्छे हैं, तो अब आपके बच्चे भी अच्छे बनेंगे। सुपर। तो अब मेरा थोड़ा स्वार्थ जो है, हाँ, वो ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है। बिकॉज क्या करूँ, ट्रेडिंग तो बात करूँगा ही आपसे। तो now that you have said that you are almost, 100% आप ट्रेडिंग में ही अपना कैपिटल डालते हैं and you scale up, तो एक बार let's set the context कि आप ट्रेडिंग का स्टाइल क्या आपका, how do you trade, and then we talk about the specifics. ट्रेडिंग के लिए भी मेरा जो पैटर्न है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, it's very simple. मुझे सिर्फ 5 ही टूल की जरूरत होती है। प्राइस, वॉल्यूम, 5 का मूविंग एवरेज, 50 का मूविंग एवरेज और एक RSI। Okay. जो 70-40, 5 का मूविंग एवरेज मेरी एंट्री के लिए होता है, 50 का मूविंग एवरेज मेरा ट्रेंड डिसाइडर होता है। Okay. बस इतने ही टूल चाहिए, और प्राइस और वॉल्यूम से भी हो सकती है ट्रेडिंग। अच्छा। नेक्स्ट, अब जो टाइम फ्रेम है, तो मैं जनरली 3 टाइम फ्रेम में काम करती हूँ। डेली 75-15, और अगर वीकली कर रहे तो फिर वीकली डेली 75। बेसिकली एक मदर टाइम फ्रेम रहती है, बाकी दूसरे 2 टाइम फ्रेम में ट्रेड जितने आते हैं, जो आते हैं वो लेते जाते हैं। ओके। तो मदर टाइम फ्रेम से आप एक व्यू बनाते हैं और फिर ट्रांजैक्शन जो है वो नीचे के टाइम फ्रेम पे करते हैं। ओके ओके। सो दिस इज माय टाइम फ्रेम हो गया। अभी इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कौन कौन से स्टॉक सिलेक्शन पे अपन पहले चलते हैं। सो हाउ डू आई सिलेक्ट माई स्टॉक, कि एक लाइक एंड ऑफ द डे से टीम एक स्क्रीनिंग कर देती है, स्टॉक स्क्रीनिंग। उसके पैरामीटर्स ये रहते हैं कि 52 वीक हाई हो, वॉल्यूम 10 टाइम्स ज़्यादा हो एवरेज वॉल्यूम से, कोई न्यूज़ या इवेंट वाले कोई स्टॉक के अंदर, और RSI 70 के ऊपर हो। ओके। यही 3 से वो मुझे स्टॉक सिलेक्ट करके देते हैं। फिर उसमें से मैं अपने हिसाब से अपना स्टॉक सिलेक्ट कर लेती हूँ, जो मुझे बाकी पैरामीटर्स चेक करने होते हैं। ओके। और एक मेरी लिस्ट रेडी कर लेती हूँ। तो बट ये स्टॉक इंटायर NSE का या BSE का स्टॉक यूनिवर्स तो बहुत, हाँ, तो उन लोग के पास बट एक यूनिवर्स होता होगा ना कि भाई मैं टॉप 500 स्टॉक में से ही। 52 वीक हाई बोली ना आपको मैं। पर 52 वीक हाई में तो बहुत जितने वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम जिसका 10 टाइम ज्यादा हो कोई न्यूज या इवेंट से, तो 40-50 स्टॉक लग जाएंगे। 100 स्टॉक भी निकलते कभी कभी, तो आप 100 में से अपन 20 निकालते हैं। वो मार्केट के ऊपर है, मार्केट कैसा है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मार्केट। तेजी का बाजार है तो बहुत, फिर काम तो करना ही पड़ेगा। तो उस समय डिसीजन मेकिंग में आपको ऑब्वियसली, बट वो उसमें भी एक है कि जिस चार्ट में मुझे अगर 1 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा है उस चार्ट को हटाओ। 1 सेकंड 1 सेकंड 2 मतलब एक जस्ट एक ग्लांस में समझ में आना चाहिए कि ये अपने काम का है या नहीं है। इंटरेस्टिंग। अगर बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है मतलब वो अपने काम की चीज नहीं है, इग्नोर।
सही है। Go ahead. ये मैं भी मतलब जितना ही मैं लोगों को सिखाते हैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हारा फिंगर और ये डाउन एरो जो है ना, यही तुम्हारा मेन है। अगर इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये चार्ट बकवास है, तुमसे बात नहीं कर पा रहा बात ठीक नहीं से। कर पा रहा है क्योंकि चार्ट बोलता है, आपको समझता है कि भाई इसमें काम करना है हमें। या सो लाइक वो इतनी ही सिंपल रख रखा है। ओके। तो मैं अपने स्टॉक्स निकाल लेती हूँ, फिर नेक्स्ट दिन फाल्कन जो लाइव रहता है उसमें भी सेम मेरे वही पैरामीटर्स हैं। ओके। 52 वीक हाई वॉल्यूम होना चाहिए, 4% गेनर होना चाहिए RSI, और उस सब के हिसाब से जो मेरे कॉमन स्टॉक्स निकलते हैं उसको मैं इंट्राडे में चार्ट देख के मैं अपनी एंट्री ले लेती हूँ स्टॉक के अंदर। अब एंट्री कैसे लेती हूँ, एंट्री का क्या पैटर्न है, फिर वही बहुत सिंपल, चार्ट पे वॉलेटिलिटी चेक होती पहले। अगर 5-7 बार्स पहले की अगर क्लीन नहीं है, मतलब क्लीन का मतलब यह है कि क्लोजिंग शुड बी हायर देन द प्रीवियस डेज क्लोजिंग, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज, करेक्ट। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। कोई अगर स्टॉक के अंदर एक्टिविटी है तो डेली वीकली के अंदर हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ती है, मतलब वो इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं उसमें है। ओके, फेयर इनफ। फिर आपने वॉल्यूम की बात हो गई। हाँ, वॉल्यूम में कोई अच्छा मेजर रेंज ब्रेकआउट बार बनी हो, ओके, या फिर वॉल्यूम आपका लो वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रहा हो, ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया। ओके, ओके। और RSI। अब इसमें ट्रेड लेते कैसे, मतलब कहाँ ट्रेड लेना है? तो जब ब्रेकआउट, मेजर ब्रेकआउट होता है और अगर वो कंसोलिडेट के साथ हो रहा है ब्रेकआउट, तो वहाँ पोजीशन साइजिंग अच्छे से होती है। ओके, ओके। क्योंकि वहाँ स्टॉप लॉस भी आपको पास का मिल जाता है। ओके। बट अगर प्राइस स्पाइक के साथ अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं वेट करती हूँ कंसोलिडेशन का, फिर वो 5 की मूविंग एवरेज पे जब प्राइस आती है तब वहाँ पे बाय करते हैं। तो आप एक बार मैं विजुलाइज करने की कोशिश करूँ सेटअप, तो अभी एक चार्ट पे अच्छे से चार्ट देखेंगे। है। हाँ, वो भी एग्जांपल्स तो बहुत देखेंगे। तो एक मदर चार्ट है जिससे आप व्यू बना रहे हैं और ट्रांजैक्शन सब 75 मिनट्स। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं एक्चुअली जो ट्रेड लेने का पैटर्न बता रही हूँ। वो जो मदर टाइम फ्रेम है वो तो सिर्फ ऊपर के लिए है। ट्रेड तो डेली 75-15 में लेते हैं ज्यादा करके। जो स्कैन रन हो रहे हैं, जो डेली स्कैन रन हो रहा है, वो मदर टाइम फ्रेम पे हो रहा है कि वो डेली वाले पे हो रहा है? दोनों तीनों की लिस्ट अलग अलग आती है। अच्छा, तो दोनों की तीनों की लिस्ट अलग आ रही है, तो उसमें कॉमन स्टॉक, कॉमन स्टॉक्स निकलते ही है ना, जो मंथली वीकली डेली 75-15। समझ गया मैं। वो आइडल पैटर्न है। तो बेसिकली अ वेन डायग्राम बनाए तो देयर विल बी सम स्टॉक्स व्हिच विल बी कॉमन इन एवरीथिंग एंड देन नंबर ऑफ स्टॉक्स विल बी फार लेसर। पर जब आप काम करने लग जाते हो, आप रोज स्क्रीन पे बैठते हो, देन ऑटोमेटिकली वो वाइब्स भी आती है। हाँ, करेक्ट है। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो 5-6 स्टॉक इतने फेवरेट हो जाते हैं वो तो कि मन उन्हीं में ट्रेड करने का करता है। वो सबसे बेकार स्टेट ऑफ। बट कई बार आप इतने उससे यूज टू हो जाते हो, जैसे इस साल ट्रेड ऑफ द ईयर मेरे लॉरस और LTF रहा है। तो मतलब मैं इन और आउट लॉरस LTF उसी में ही करेंगे, बहुत काम किया उसके साथ। हाँ, कंफर्ट आ गया उसका, समझता है उसमें। अगर बहुत ऊपर नीचे होता तब भी आपकी सांसें फूलती नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आप वॉल्यूम में आप काम करोगे तो वो तो फूलना तो है ही। हर स्टॉक, जैसे जो जितने बड़े लोग हैं सब ये बोलते हैं, मार्क मिनी सब कोई यही बात बोलते हैं कि हर स्टॉक का एक कैरेक्टर होता है, एक तरीका होता है, और वो आपके साथ में अगर उसका कैरेक्टर मैच हो जाता उसको है, मतलब वो मेरा बहुत ही, मैं बताऊंगी अभी आपको। 5-10 चीजें हैं जो मैं, ये तो ठीक है सभी लोग देखते हैं, 2 पैरामीटर लगा दिया, 5 के मूविंग 50 से निकल गया, मतलब वॉट एवर इट इज, एवरीबडी डज दिस। बट जो आप बोल रहे हो ना, क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टॉक, ये मेरा पहला क्राइटेरिया है। अगर किसी स्टॉक ने मुझे कमा के पहले नहीं दिया है तो मैं वो स्टॉक कितना भी अच्छा रिजल्ट हो, कितना भी अच्छा चार्ट हो, मंथली हो, वीकली हो, कुछ भी हो, आई विल नॉट ट्रेड। तो आपके पास पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है क्या? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ही, लेकिन इतने सालों से अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये मालूम पड़ता है कि ये स्टॉक ने मुझे नहीं कमा के दिया, ये हमेशा ट्रैप ही कराया है, तो ये नहीं करना है, इसमें काम नहीं करना है। जैसे हम किसी इंसान से जब हाथ मिलाते हैं तो उसकी वार्मथ महसूस करते हैं, उस वार्म से समझ में आता है इससे कितनी देर बात करनी है आपको और कितनी दिनों तक इससे रिलेशन रखना है। एकदम सही। सो दैट इज लाइक द फर्स्ट थिंग कि भाई ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये आपका एक जो एक्सपीरियंस के साथ आपने चीजें गेन करी है कि नहीं, ये तो होना ही है। सही है।
तो फर्स्ट पॉइंट में समझ गया आपका कि हर स्टॉक का आपको क्रेडिबिलिटी एक चेक पता करना होना है चाहिए, कि ठीक भाई है। ये हमारे लिए सबके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, मत करो उसमें तो काम। कोई अगर चालू कर रहा है सपोज, तो उस समय तो उसको कुछ भी नहीं पता स्टॉक्स के बारे तो में। इसीलिए तो बोलते एक्सपीरियंस ही आदमी सीखता है। ओके, एक्सपीरियंस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं, देयर बनी। इज नो रिप्लेसमेंट 5 ml डेली। नहीं, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अच्छा, मोटामोटी कितना साल लगेगा किसी को कॉन्फिडेंटली कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने में? कौन कहने, मतलब बनने को 6 महीने में बन सकता है, बट एक पूरा फेस तो देखना ही पड़ेगा उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें 6 महीने में पैसे आ जाते हैं। आदमी अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है, बट वापस पैसे देना भी पड़ता है बाजार को। फिर देने के बाद फिर उठना पड़ता है, फिर देना पड़ता है, उठना पड़ता है, देना पड़ता है। ये जो 2-4 बार अगर कोई अगेन विन फेल का कर ले, तो वो कई बार सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। 6 महीना 6 महीने में भी बन सकते हैं, अगर वो डिपेंड्स कि उसकी कैसी मेंटालिटी है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है ना। फिर अगर वो अपने पैसे को बचा के रखेगा तो वही जाएगा, बट वो बड़ा बड़ा ट्रेड लेगा। रियलिस्टिकली, हाँ, रियलिस्टिकली तो टाइम लगता है। कितना टाइम? सच्ची बताइए, झूठ मत बोलिए, आप छिपाइए मत। नहीं, मैं छिपाने का नहीं है, बट टाइम कितना टाइम? लगता है। क्योंकि एक रियलिस्टिक एस्टिमेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ लोगों को 1 हफ्ते में बनना है। नहीं, यहाँ 1 हफ्ते में 8-10 साल लग जाते हैं आदमी को समझने में कि नहीं। स्टेबिलिटी के लिए आप आज हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज आवर लाइवलीहुड, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तब तक तो हम, जब 4-5 साल तक तो हम भी यही सोच रहे थे ना, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फटाफट पैसे निकालो, प्रॉपर्टी में डालो। तब तक वो फियर था, अभी वो फियर नहीं है। अब वो फियर नहीं है। गॉट इट। आई थिंक यू हैव वेरी वेल प्रेजेंटेड दिस, कि फियर जो है ना वो हटाने के लिए टाइम लगेगा। दैट्स वेरी वेल सेड। फिर हमने इसमें ब्रेकआउट वाला ट्रेड लिया 5 की मूविंग एवरेज के उधर, जब कंसोलिडेट हुआ। फिर अगर वहाँ मेरा ट्रेड मैं नहीं लूँगी, अगर वो ब्रेकआउट बहुत स्पाइक के साथ आया है, आई विल वेट, पेशेंटली वेट करूँगी। जब वो 5 पे टच करेगा तब मैं वहाँ अपनी क्वांटिटी ऐड करूँगी। ओके। फिर इसमें एक और ट्रेड की, जब भी 50 की मूविंग एवरेज के आसपास जब कोई स्टॉक मिलता है तो वहाँ भी छोटी मोटी क्वांटिटी ऐड करके एक, क्योंकि वहाँ स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है, तो यू ऑलवेज ऐड क्वांटिटी और उसके बाद में स्केल अप करते हैं? हाँ, वो ये एक बार में ऑल इन नहीं। जैसे जैसे मंथली वीकली सबकी स्ट्रेंथ आती जाती है, थोड़ा ऐड करते जाते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस सबके अपग्रेड होते जाते हैं। हर ट्रेड को इंडिविजुअल ट्रेड माना जाता है कि एक सिंगल स्टॉप लॉस होता है? ऐसा सिंगल स्टॉप लॉस नहीं होता है। जब अगर ऊपर में आपने लिया तो उसका स्टॉप लॉस तो आपको बहुत कॉशियसली, आपको, क्योंकि आप अगर क्वांटिटी कर रहे हो तो आपको कॉशियस होना ही पड़ेगा ना। क्योंकि नीचे का ट्रेड पे तो रिस्क इतनी नहीं है, वो एक क्वांटिटी आप अलूफ कर दो। अब वो क्वांटिटी जनरली कम होती है? नहीं, वो डिपेंड्स आपका कितना स्टॉक के साथ। अच्छा, कभी कोई स्टॉक बताता है कि बॉस मेरे में इतना पैसा डाल सकते हो, तो यही थोड़ा सा ये डिस्क्रिशनरी, एक ह्यूमन जजमेंट, गट, ये सब है, एक्सपीरियंस से ही आता है। नोबडी कैन टीच। तो ये एआई रिप्लेस नहीं कर सकता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं तो पूरी कॉन्फिडेंट हूँ कि एआई ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है। जो ह्यूमन डिस्क्रिशन है वो ह्यूमन डिस्क्रिशन हमेशा रहेगा। ये बहुत अच्छा बात आप कह रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि मेरा कुछ फिक्स फॉर्मूला नहीं है स्केलिंग अप करने का। कुछ स्टॉक में हो सकता है कि मैं एक बार में चली जाऊँ, कुछ स्टॉक में 2 बार करूँ, कुछ स्टॉक में 4 बार बस रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। सही है, बस सही है। आई थिंक हम लोग बहुत सारे चार्ट्स भी आप लेके आए हैं एंड उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो रिस्क को एक्चुअल में हम ऑब्जेक्टिवली आज डिस्कस कर पाएंगे। श्योरली, बिकॉज़ रिस्क इज सच अ टर्म व्हिच इज वेरी सब्जेक्टिव आल्सो ना। हाँ, तो मैं जैसे अपना रिस्क मैनेज करती हूँ, आई विल शेयर विद यू। ठीक। तो चार्ट देखें अपन। हाँ, चलिए। लॉरस लैब और LTF इस साल मेरे ट्रेड ऑफ द ईयर रहे। ओके। सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग इन बोथ ऑफ द स्टॉक्स। ओके। लॉरस का ये मंथली का चार्ट है। इसमें यहाँ पे मेजर ब्रेकआउट रेंज 727 पे आया है। और इसने पिवट पे भी का भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके। दिस आई विल यूज इट एज अ रेफरेंस, क्योंकि मैं जनरली, मेरा डेली 75-15 टाइम फ्रेम है, बट मैं मंथली और वीकली के जो मेजर रेंज ब्रेकआउट होते हैं उसको बहुत रेफरेंस, मतलब काफ़ी सिग्निफिकेंस देती हूँ। वो मुझे हेल्पफुल रहता है। जब तक मंथली और वीकली में ब्रेकआउट सस्टेन करता है तब तक मैं डेली 75-15 के सब ट्रेड लेती हूँ, जो फिजिबल ट्रेड्स है, वायबल ट्रेड्स है। ओके। नेक्स्ट मुझे एक क्वेश्चन है, तो मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। पूछिए। जब आप 724-725 पे स्टॉक को देख रहे हैं, तो आपको नीचे वो घटा नहीं दिखता है कि यार ये तो 300 से चला था?
तो ये ऑलरेडी भर चुका है इतना? नहीं, वो सीखा ही नहीं। हम तो हमेशा वॉल्यूम और ट्रेंड पे काम कर रहे हैं। जब वॉल्यूम आता है और इसने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है, सो लाइक ये एक ट्रेंड इसने कई टाइम बाद, मतलब ये 2021-22 के बाद इसने 2025 में इसने ये ट्रेंड तोड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा इसने कंसोलिडेशन का पैच था, ओके, वो इसने तोड़ के यहाँ पे इसने क्लोजिंग ऊपर दी है। तो ये एक मंथली का ये सिर्फ मेरे लिए एक रेंज ब्रेकआउट है जो इसने इतने टाइम के बाद इसने तोड़ा है। तो इट इज़ अ गुड ट्रेड फॉर मी। ओके, ठीक है। फिर हम वीकली का देखेंगे। तो वीकली के वीकली का मेजर रेंज ब्रेकआउट आया है 777.90 पे। ये भी मैंने मार्क कर लिया है। इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे, पहले हम डेली को समझते हैं, फिर हम वीकली पे देख सकते हैं। किसी को वीकली में ट्रेड करना है तो उसके लिए भी ये बहुत इजी ट्रेड था। ओके, इसमें RSI का क्या रोल है? RSI जब भी 70 के ऊपर निकलेगा तो मेरे को स्ट्रेंथ मेरे स्मूथ जाता है, बेसिकली स्टॉक स्मूथ चलने लगता है। ओह, तो ये तो जनरल थ्योरी इसकी RSI 70 के ऊपर ओवरबॉट हो गया। नहीं, ओवरबॉट नहीं। जो हम लोग मोमेंटम ट्रेडर है तो हमारे लिए तो ये 70 के आइडियल सिचुएशन है। अभी डेली के अंदर स्ट्रेंथ इसने ली 704.30 पे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेड लिया 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर है। सबसे पहले वॉलेटिलिटी हम चेक करें। 4-5 बार पिछली सबकी वॉलेटिलिटी में क्लोजिंग ऊपर है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से। ओके, हायर हाइज है, हायर लोज है। 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, RSI 70 के ऊपर है। सो दिस इज आइडियल ट्रेड फॉर मी। आई विल टेक दिस ट्रेड। ओके, यहाँ मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के साथ साथ ही यहाँ पे मुझे एक मून वॉक मिली। मून वॉक का मतलब ये होता है कि जब जब ये इसका बार 5 की मूविंग एवरेज को टच कर रहा है और छोटी छोटी सी बारें बन रही है, तो दैट इज कॉल्ड मून वॉक। सो आई विल ट्रेड ये पूरा मून वॉक में ट्रेड करूंगी। और इसमें बहुत अच्छा हुआ कि मुझे मंथली की भी स्ट्रेंथ मिल गई 727 पे, वीकली की भी स्ट्रेंथ मुझे मिल गई 777। सो इट इज ऑल एडिंग माई कॉन्फिडेंस। तो वो जब भी मुझे छोटे टाइम फ्रेम में काम करना है तो मुझे उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ठीक जा रहे हैं हम। ठीक है। देन यहाँ पर मैंने एक ट्रेड आपको बताना भूल गई थी। एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट बार का ट्रेड लेते हैं। Okay. तो ये हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट बार है। इसका हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। Okay. जब कभी भी इसके हाई पे एंट्री और एग्जिट दोनों बन सकती है। एंट्री जब भी यहाँ ब्रेकआउट के साथ कंसोलिडेशन आता है तो ये हमारे लिए एंट्री पॉइंट है। Okay. बट अगर कोई रैली का ये पीक है तो ये हमारे लिए एग्जिट है, सेल इन स्ट्रेंथ है। Okay. यहाँ मैं बेचूंगी। Okay. Okay. तो ये जो मेरी मून वॉक ये जो मून वॉक था, ये वाला ट्रेड तो मेरा यहीं खत्म हो गया। यहाँ मैंने इसको वॉल्यूम ब्रेकआउट का मैंने एक ट्रेड लिया। Okay. और फिर वो ट्रेड क्योंकि इसने वापस से इसने यहाँ पे तोड़ा तो मैंने इसको यहाँ से भी मैंने एग्जिट ले ली। और ये जो पूरा कंसोलिडेशन का पैच है इसमें मैं नहीं होंगी। इसने मुझे बहुत बार दिया, एंट्री दी, बट कोई मेजर प्रॉफिट्स नहीं आए इसके अंदर। वन क्वेश्चन, मून वॉक के बाद में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, आप एग्जिट क्यों किए? एग्जिट जो 5 की मूविंग एवरेज के नीचे आया है ना, इसलिए एग्जिट लिया। अच्छा। सर आप एग्जिट के लिए एक ही फॉर्मूला है 5 की मूविंग एवरेज के नीचे। अच्छा। जब जब ट्रेड नीचे आएगा तो मैं एग्जिट ले लूंगी। और क्लोज बिलो 5 मूविंग एवरेज? या बट वो फॉल्स भी तो हो सकता है। फॉल्स ट्रेड मतलब ये 5 के तो वो इतना तो कहीं तो आपको कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट तो रखना ही होगा। अच्छा। ना, फिर ले लेंगे एंट्री। ओके, ठीक है। तो सिस्टम बैठ गया है तो गया तो गया। इट्स ओके। बराबर, ठीक। कहीं आपको सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी। आप अगर डीलर को आप हर दिन नई बात नहीं सिखा सकते हो ना। तो अब ये जैसे उस हाई के ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देगा, लेकिन कंसोलिडेट करेगा तब आप तब ये लेंगे। बिना कंसोलिडेशन नहीं, जैसे अभी देखिए ना, यहाँ पर इसने 50 की मूविंग एवरेज को टच किया जी, है ना, और ये इसने हाई वॉल्यूम बार को के ऊपर इसका क्लोज आया था, हमने फिर से इसमें ट्रेड लिया जी। और फिर यहाँ हमें एक अच्छी सी मून वॉक मिली, 311 मिला। जो 311 में 3 बार अपनी क्लोज ऊपर आया, 2 बार नीचे आया, 1 बार का नीचे फिर ऊपर। तो ये मुझे 311 एक अच्छा सा ट्रेड मिला। और 5 की मूविंग एवरेज की ये ट्रेड मैं बार बार लेती हूँ जस्ट बिकॉज यहाँ स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। तो मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ाने के लिए इस ट्रेड को लेना पसंद करती हूँ। तो ये बेसिकली हाई वॉल्यूम बार के लिए यही एंट्री और एग्जिट मतलब सेल एंड स्ट्रेंथ। क्योंकि एक जब रैली के बाद अगर कोई स्टॉक में स्पाइक आती है वॉल्यूम के साथ, तो फिर वहाँ हम उसको निकलने के लिए ध्यान देते हैं। और फिर वो कंसोलिडेट होता है तो वहाँ कोई अपना मिलते हैं ट्रेड, लेकिन वो बहुत बोरिंग ट्रेड्स हो जाते हैं। गॉट इट। तो ये डेली से हमने किया इसको।
तो ऊपर का ये जो वापस हाँ, ये बोलिए। मून वॉक जो आपको मिला नवंबर के अंदर में, तो ये आप हाँ, 50 डे ईएमए के ट्रेड जो है ये वैसे 50 ईएमए की सिंपल है, 50 मूविंग एवरेज, सिंपल। ठीक है। आप ऊपर ये यहाँ पे क्लोज के इसके जो अपने लाइन ड्रॉ करी थी इसके ऊपर क्लोज आया, यहाँ मैंने ट्रेड ले लिया। बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पर टचिंग 5 MA जो आपने लिखा है कहाँ पे ऊपर ना, ये यहीं पर ही टचिंग 5 MA, हाँ ये वाला ना, हाँ। तो इसका तो यहाँ एग्जिट कर गए होंगे आप? नहीं, यहाँ पे से टच किया, यहाँ आई कहाँ एग्जिट, इसका लो कहाँ टूटा? अच्छा, लो टूटा। ओ 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना, 5 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होना चाहिए। हाँ, ओके, तो आई एम स्टिल इन ट्रेड ना। ठीक है, ओके। देन इसको अब डेली में 75 की जो पैचेस आते हैं उसमें हम ट्रेड देखते हैं। ठीक है। 75 का जो भी हम ट्रेड लेते हैं वो बेसिकली ये रहता है 2-3 दिन का ट्रेड होता है। डेली वाला महीना 2 महीना का ट्रेड कोशिश रहती है कि मिले हमें ट्रेड। तो जो 75 मिनट में यहाँ पे फिर वही हुआ है, यहाँ RSI स्ट्रेंथ में आया 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर, 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर। RSI क्लोजिंग ऊपर आई है, हायर हाई हायर लोज। तो यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला, सपोर्टिव ट्रेड्स में 311 के भी मिले, 5 की मूविंग एवरेज, मून वॉक सेम, सब कुछ सेम हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ी हाई वॉल्यूम बार बनी, इसका मैंने हाई और लो फिर से मार्क कर लिया। ये फिर से जैसे ही इसमें एक तो ये रैली के साथ हुई थी तो यहाँ मेरा सेल था। फिर जब इसने क्लोज ऊपर दिया तो मैंने और क्लोज के साथ इसे यहाँ कंसोलिडेट किया। करेक्ट, कंसोलिडेट देके यहाँ इसने मुझे ट्रेड दिया। करेक्ट, ये मैंने ट्रेड लिया और ये मुझे ट्रेड पूरा लंबा मिला और सीधे यहाँ पे मुझे एग्जिट मिली, इधर एग्जिट बिलो 5 का मूविंग एवरेज, ये जो लिखा हुआ है। ओके, ये पूरा मुझे एक पैच इसके मिला। पहले एक बार भी 5 के नीचे नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। आप देखिए, एक बार भी नहीं आया इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल पैच था ये काम करने के लिए। तो यहाँ पे मुझे एग्जिट मिल गई। फिर अगेन इसने 50 की मूविंग एवरेज को टच किया। टच करके इसने जब वापस से क्लोजिंग ऊपर दी, यहाँ पे इसने वापस ऊपर दी, मैं फिर से ट्रेड में आ गई। फिर यहाँ पे इसने मुझे एग्जिट दी सेकेंड टाइम 5 की मूविंग एवरेज के नीचे, ये है ना, यहाँ पे मेरे को एग्जिट मिल गई। मुझे क्यों लग रहा है कि इसके पहले वाले बार्स जो है वो 5 के नीचे क्लोजिंग तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं बताइए? ये देखिए, बार क्लोजिंग बिलो 5 मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? ये लो देखिए ना, जैसे यहाँ पे इसने एग्जिट दिया बिलो 5 की मूविंग एवरेज, ये लो नीचे आया, हाँ, क्लोज नीचे आया। इसके अगली बार हमारी कहाँ बनी? इसके नीचे बन गई ना, लो हाँ। तोड़ दिया। तो अच्छा, बेसिकली 5 के नीचे भी आना चाहिए और इसके पहले वाला बार के नीचे भी क्लोज देना चाहिए ना। लो इम्पोर्टेंट है ना, तब ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके से इसको ट्रेड किया। ठीक है, ये हमारा 75 का एक पैच है। ओके, एक और एक 75 मिनट का पैच देखते हैं अपन। इसमें ब्यूटीफुल ये चीज़ थी इसके अंदर कि एक इसमें टाइट कंसोलिडेशन दिया इस पूरे पैच के अंदर। इसमें पैसे बने नहीं तो पैसे गए भी नहीं। सो ये इस चीज़ की, मतलब ये इस चार्ट की ब्यूटी है। तो आपको ट्रेड में वो इंटैक्ट रखता है। यहाँ पे इसने हमें एक ट्रेड दिया है 690 पे, वही सेम 75 मिनट अब मूविंग एवरेज के ऊपर है, 5 के 50 के सेम डे RSI ऊपर है और वो मून वॉक हो गई और 311 और टाइट कंसोलिडेशन मिला। यहाँ हम काम नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। और फिर जब ये 50 की मूविंग एवरेज पे आया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया, इसके क्लोज के ऊपर बंद आया, ये यहाँ बंद आया इधर लास्ट बड़ी बार के पास वाली बार में, यहाँ बार पे अपना ट्रेड आया। यहाँ हाई वॉल्यूम बार भी थी, सडन स्पाइक इन प्राइस आया, उसका जो मूविंग एवरेज क्लोज 5 के नीचे आया, वहाँ मुझे एग्जिट मिल गई। एग्जिट में RSI का कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है, सिर्फ 5 की मूविंग एवरेज। आई थिंक इट्स मोर इट इज मोर ऑफ स्मूथनेस जानने के लिए, दैट्स इट। डिसीजन मेकिंग में RSI का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अभी एक चार्ट देखेंगे जिसमें बिना RSI के इतना ब्यूटीफुली स्टॉक चल रहा है। ओके, दिखाइए। ये आप क्या 15 मिनट के चार्ट में भी ट्रेड करते हैं? हाँ। तो कैसे आपने कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है? कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर, जैसे अगर ये डेली में मुझे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला तो मैं उसको 75 में भी लेती हूँ, फिर मैं 15 में भी लेती हूँ। अब इन सारे ट्रेड्स को मेरा मैनेज करने का ही एक
बहुत ही मतलब बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन वो मेरे सारे ट्रेड उसी से मैं डेली 75-15 का सब एक ही है। ओके मंथली और वीकली में जो हम थोड़ी सी पोजीशन बनाते हैं जस्ट बिकॉज कि एक तो ट्रेड की बड़े टाइम फ्रेम में अब थोड़ा सा मंथली और वीकली में एक स्ट्रेंथ का मालूम रहता है कि हाँ, बाकी डेली 70-50 में सबसे ज़्यादा पोजीशन साइजिंग इसी में ही रखती है। गॉट इट। वो बहुत थोड़ी सी पोजीशन साइजिंग होती है। गॉट इट। तो बट सबका रिस्क मैनेजमेंट मैनेजमेंट डेली 75-15 का एक ही है। ओके ओके। और मंथली और वीकली को लेती ही नहीं हूँ रिस्क मैनेजमेंट में। श्योर। ओके। अब 15 मिनट का यहाँ पे ब्रेकआउट आया है ना, 3-1-1 हुआ, यहाँ भी मून वॉक हुई, इसकी एग्जिट आ गई 5 के नीचे। अब ये वाला जो पैच है इसमें वॉलिटिलिटी एक इम्पॉर्टेंट है। ये हम क्यों ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो बार साइज है ये बहुत बड़ी बड़ी बार साइज है, तो इसमें हमको ट्रेड ही नहीं करना है। गॉट इट। वी आर आउट ऑफ द ट्रेड, नहीं काम करना है इसमें। गॉट इट। अब इसी को हमने वीकली में बहुत ही अच्छा था, ये सब हमने देखा, ये मून वॉक देख लिया, 3-1-1 देख लिया। इसका जो वीकली का चार्ट हम वापस देखते हैं तो वीकली के अंदर इसने जब स्ट्रेंथ ली थी 777.90, तो इसने सीधे आज भी इसने हमें एग्जिट नहीं दे रखी है। ये ट्रेड ऑलमोस्ट जुलाई से लेके दिसंबर हो गया है। सुपर। हम एक और चार्ट देखेंगे LTF का। हाँ। इसमें मंथली में फिर वही रेंज ब्रेकआउट आया, पिवट को क्रॉस करा, एक बार एक लाइन ड्रॉ करी, 252 पे हुआ ये। ओके। सेम वीकली का है। वीकली में अब हम बता सकते हैं कि वीकली में स्ट्रेंथ इसने 225 रुपये में ली, मून वॉक आया, टच किया 5 की मूविंग एवरेज को। ये इसमें भी कौन सा महीना है ये, जुलाई, वही जुलाई से जून जुलाई से दोनों स्टॉक्स ने ट्रेड दिए हैं और जो आज तक भी इंटैक्ट है। इसके बाद डेली में इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, डिफरेंट चीज़ हुई है। इसमें देखिए यहाँ पे वीकली की स्ट्रेंथ दे दी इसने 207 रुपये में। ओके। है ना। इसमें हमारे साथ RSI साथ में नहीं है, बट इसने वीकली की स्ट्रेंथ 207 में दी। 50 का मूविंग एवरेज इसने टच किया 202 पे, लेकिन हमारे पास स्ट्रेंथ है वीकली की, वॉलिटिलिटी बिल्कुल हमारे जो हम देखते हैं वही सब चीज़ें हैं। 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, 5 की मूविंग एवरेज के ऊपर है, सिर्फ एक RSI हमारे साथ में नहीं है। तो हम ये ट्रेड लेंगे। ये एक्सेप्शनल ट्रेड हो गया कि हम नहीं भी RSI है, लेकिन जब वीकली की स्ट्रेंथ साथ में है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 202 पे कुछ 190 मतलब 190 आप हाईएस्ट स्टॉप लॉस ले लो उसका, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस है ही नहीं उसके अंदर। ये ट्रेड लिया हुआ है इसलिए वो मेमोरी में है। कम मंथली का चार्ट है ये, इसमें भी सेम मंथली का रेंज ब्रेकआउट आया। पिवट को क्रॉस किया इसने। यहाँ पे स्ट्रेंथ आई 252 पे, ये हमने मार्क कर लिया। आई विल गो टू वीकली चार्ट। ओके। वीकली चार्ट के अंदर इसने स्ट्रेंथ ली 225 रुपये पे, एक अच्छी सी मून वॉक दी और 5 की मूविंग एवरेज को टच करते हुए इसने हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दी। और ये ट्रेड भी हमारा सितंबर से लेके ये आज दिसंबर तक ये ट्रेड स्टिल वी आर इनटू द ट्रेड। ओके। डेली के अंदर हम इसका पैच देखेंगे कि इसको किस तरह से हमने ट्रेड किया। इसमें बिना RSI के स्ट्रेंथ के ये ट्रेड लिया गया है। इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें वीकली की स्ट्रेंथ 207 रुपये पे आई और वो स्ट्रेंथ जब ये डिक्लाइन हुआ 50 की मूविंग एवरेज पे टच किया 202 रुपये पे, यहाँ पर इसने वीकली स्ट्रेंथ के ऊपर क्लोजिंग दी। यहाँ हमने बाई किया इसको, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस ही हमें दे रहा था यहाँ पे। और फिर डेली स्ट्रेंथ भी आ गई थी, सो इट वाज एन एड ऑन ट्रेड। हमें यहाँ भी मिला, एक छोटी सी मून वॉक मिली। फिर यहाँ पर इसने हमें एग्जिट कराई, बट एग्जिट के साथ ही तुरंत ही इसने हमें वापस से ट्रेड में एंट्री करा दी, क्योंकि ये एक शेकआउट था। यहाँ पे तुरंत एग्जिट तुरंत एंट्री। तो बड़ा क्वांटिटी आप ऐसे जो होल्ड करते हैं तो एग्जिट कर जाते हैं और एंट्री कर जाते हैं नेक्स्ट से, हिम्मत आ जाती है नेक्स्ट एंट्री करने की। विद द टाइम यू लर्न। ओके। अगर आप नहीं लेके बैठोगे तो इट इज डिफिकल्ट। यहाँ पे इसने टाइट कंसोलिडेशन किया। इसमें एक हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट बार आया। ये वॉल्यूम ब्रेकआउट बार हमने स्ट्रेंथ की सेल इन स्ट्रेंथ यूज करा है, क्योंकि एक बड़ी सी रैली के बाद ये बार बनी है। तो
तो हमने यहाँ माल बेचा है, इसको खरीदा नहीं है, बेचा है। सो ये ट्रेड इस तरीके से हम इसको तो आपने daily में कर इसको सकते जो हैं। पूरा ये रैली था इसमें एक ही क्वांटिटी को लिया बेचू किया कि नहीं लिया नहीं, फिर जो और मंथली लिया? और वीकली के लिए एक छोटी सी क्वांटिटी मैंने अलग कर रखी थी। हाँ और बाकी डेली 75-15 मैंने अपनी रिस्क के हिसाब से एंट्री एग्जिट सेम क्वांटिटी कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेड राइट होता है, हाँ बट हमें राइट ट्रेड नहीं करना है, हमको पैसा चाहिए उस ट्रेड में से। तो वो इम्पोर्टेंट है। राइट ट्रेड बहुत आते हैं, लेकिन बस वो लेके बैठने से ट्रेड में पैसा आना ज़रूरी नहीं है ना। सही बात। तो वहाँ आपको वाइजली डिसाइड करना है आपको कैसे आपकी रिस्क को मैनेज करना है। यहाँ 75 मिनट के छोटे पैच देखते हैं अपन, जो अपन ने डेली में जब मदर टाइम फ्रेम रख के 75 में ट्रेड किया। इसके अंदर हमें यहाँ एक छोटी सी मून वॉक मिली, फिर अगेन हमको यहाँ 50 की मूविंग एवरेज का एक ट्रेड मिला, यहाँ हमें फिर एक ट्रेड मिला, फिर यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम बार मिली, इसका कंसोलिडेटेड के साथ हमें फिर एक ट्रेड मिला। सो लाइक दिस वाज 75 मिनट में हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अब मेरा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के लिए लाइक कोई भी आप किसी भी टूल से, कोई भी टेक्निकल से, फंडामेंटल से, न्यूज़ से, कोई स्टोरी से आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। Okay. बट देन रिस्क इज एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रेड। राइट। आप ट्रेड में सक्सेसफुल तभी होगे जब आपने रिस्क को मैनेज किया ठीक तरीके से। आप कोई ट्रेड लेते हो, आप सबका स्टॉप लॉस होता है, ट्रेड ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, फिर आप क्या करते हो पोजीशन साइजिंग बढ़ाने के लिए फिर से आप स्टॉप लॉस पे एक क्वांटिटी और ऐड करते हो। ओके। बट आप क्वांटिटी ऐड करना गलत नहीं है, बट उसको रिस्क को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने वहां क्वांटिटी डबल कर ली है। या सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड कि मुझे कितना रिस्क लेना है, मैं मेरी रिस्क कैसे मैनेज करती हूँ, हम ये देखते हैं। या मैं एक शीट बनवाती हूँ जिसमें प्राइस कोई भी 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। ये मेरी सबसे ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड करती हूँ, इसलिए मैं यही वाले मेरे MTM शीट में होते हैं, डेली 75 और 15। जहाँ अप लिखा हुआ है मतलब वो उस टाइम फ्रेम में उसकी मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है। तो जिसमें तीनों में अप है उसी में मैं रहूंगी, सबसे ज़्यादा मेरी पोजीशन साइजिंग उसी में ही रहेगी। जिसमें तीनों में डाउन है वो ऑपरेटर डीलर बिना पूछे ही वो मुझसे ट्रेड काट देगा। ओके। जब अगर वो 2 है तो 70% पोजीशन मेरी कट जाएगी। अच्छा। 1 है तो 30% काट देगा। ये सब उसको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, सही ये है। उसके लिए भी रोड मैप है, ये मेरे लिए भी रोड मैप है। अब इसमें मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं डेली इंट्राडे मेरा MTM बनता है। शुरू के 30 मिनट के अंदर सपोज आज मुझे माल लेके जाना है, वो मैं कैसे डिसाइड करती हूँ। अगर मेरा 1 करोड़ का माल है मेरे पास में और मुझे उसमें 1% 1 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो मैं पहले ही पोजीशन उसको थोड़ी सी 20-30% काट के जाऊंगी। ओके। मैं लेके ही नहीं जाऊंगी वो पोजीशन। तो पहला एक मैंने रिस्क वहीं अपना हैंडल कर लिया। उसमें मैं कैसे उसको मैनेज करती हूँ कि जो मेरी माइनस की जो भी ट्रेड है उसमें से एग्जिट, जो मेरे पॉजिटिव ट्रेड्स है उसको मैं रखूंगी, और जो स्टेबल है उसके चार्ट देखूंगी, फिर मैं डिसाइड करूंगी मुझे कितना रखना है, और फिर वो मेरा फाइनल MTM जो आ रहा है उस पर डिसीजन होगा कि मुझे कितना, भले कोई स्टॉक कितना भी अच्छा हो, लेकिन मेरा तो MTM से ही मैं सब कुछ करूंगी जो आज ट्रेड किया, आज जो ट्रेड किया है। अच्छा, सही है। वो उसी से मेरी पोजीशन साइजिंग डिसाइड होगी कि अगले दिन मुझे कितना कैरी फॉरवर्ड करना है। अब जब नेक्स्ट दिन बाजार खुलता है तो वो प्लस में भी खुल सकता है, माइनस में भी खुल सकता है, बट तब मेरा जो भी MTM आ रहा है वो मेरा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। फिर वही कि अगर 30 मिनट के अंदर, शुरू के 30 मिनट के अंदर जो मेरे माइनस के स्टॉक्स है उसमें से मैं एग्जिट लूंगी, प्लस के स्टॉक को मैं एवरेज का स्टॉप लॉस रखूंगी, और जो मेरा स्टेबल है उसके फिर चार्ट देखूंगी मुझे कितना रखना है। अगर मुझे उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए फिर प्रॉफिट आ रहा है, वो भी मुझे बचाना कैसे, उसके लिए मुझे प्लानिंग करनी है। तो शुरू में मेरे आधी पौन घंटा 1 घंटे के अंदर मेरी 30% पोजीशन कट जाती है, और फिर वापस से मेरी वही स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। फिर मैं माल वापस ऐड करती हूँ, 2:30-3 बजे तक ऐड होता है, कभी ओवर पोजीशन हो जाती है, फिर ट्रिमिंग चालू होती है। इस तरीके से मैं अपनी पोजीशन साइजिंग को मैनेज करती हूँ और रिस्क को मैनेज करती हूँ मैं नेक्स्ट दिन। और ये जो शीट है ये मेरे लिए और डीलर दोनों के लिए हेल्पफुल है। कई बार क्या होता है, एज अ ट्रेडिंग इतना इमोशनल गेम है कि जिसका पैसा लगा रहता है वो हमेशा बायस्ड ओपिनियन में आ जाता है।
बट डीलर बायस नहीं होता है, उसे दिख रहा है ये अप है तो यहीं रखना है, हमें माइनस में ये पोजीशन काटनी है, तो वो उसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी फॉर द सेकेंड टाइम, मुझे फ़ोन नहीं आना चाहिए, तुम्हें अपनी पोजीशन कट करनी है। बहुत सही है। सो दिस एट इज एनी पॉइंट ऑफ टाइम कितने स्टॉक से पोजीशन रहता है? मोटा मोटी अगर डेली 5-6 स्टॉक में मेरी पोजीशन आई थिंक सबसे ज़्यादा Okay, होती है, okay. बट कई बार 15-20 स्टॉक होते हैं जस्ट टू हैव अ फील ऑफ द मार्केट। ओके ओके ओके, ट्रैकर लिस्ट। हाँ। समझ गया, वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी मतलब साइंटिफिक तरीके से आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बना रखा है, मानना पड़ेगा। कुछ तो मैं बोरो करूँगा आपसे। और क्या इसके बाद? रिस्क मैनेज का अपन एक क्रूशल पार्ट डिस्कस कर लिया है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ट्रेड लेने के पहले जो एक्सपीरियंस से अपन जो गेन करते हैं नॉलेज कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द स्टॉक आपको देखना ज़रूरी है। कई बार न्यूज़ और स्टोरी से प्राइस आती है, लेकिन वो प्राइस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि भाई ये प्राइस है इसका। आप कोई न्यूज़ या इवेंट वाले दिन ट्रेड ना करें, इलेक्शन के दिन ना करो ट्रेड। आपको कभी जैसे सिलेक्टिव ट्रेड लो, क्योंकि ब्रेकआउट के तो बहुत ट्रेड्स आते हैं, बट आपको जिसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा लंबा हो वो ना लिया जाए, हमें सिर्फ स्मार्ट ट्रेड लेना है। और अगर पोजीशन ऑलरेडी खड़ा है और इलेक्शन आने वाला है तो देन यू हैव टू रीअसेस योर पोजीशन। और अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच पे हो तो आप पोजीशन खाली करके जाओ, खाली करके फिर इलेक्शन के बाद हाँ, इलेक्शन के बाद मतलब हेजिंग वेजिंग कुछ नहीं? नहीं, Put लगे एकदम चला गया। सिंपल। नो कॉल पुट, जो करना है ये पैसा है, अरे ऐसी बाजार में लगाने के लिए पैसे कम पड़ते हैं तो क्यों मुझे कॉल पुट कुछ नहीं करना है। नहीं, कई बार होता है ना आदमी शेयर प्लेस लिवरेज कर देता लेना है, नहीं लेना। ओके, फंड है इतना जिससे कि अगर आप ठीक से डिप्लॉय करोगे तो भी आप एक डिसेंट प्रॉफिट, डिसेंट गेन बना सकते हो। सही है। सुपर। हाँ, फिर जैसे आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके घर में अगर जब भी कभी किसी का मूड खराब होता है तो उससे पूरे घर में सभी का मूड खराब होता है, तो वो मैं एक चीज़ को बहुत ध्यान में देती हूँ कि अगर एक सेक्टर, मेन सेक्टर वीक हो गया है तो बाकी सब पे अलर्ट। सही बात है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान दो, एक्सपीरियंस के साथ वो आती है, एंड दिस आर क्रूशियल फॉर टेकिंग ट्रेड्स। एक्चुअली कुछ चीज़ें तो एक्सपीरियंस पे छोड़ने ही पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट साइंटिफिक। एग्जैक्टली, इट जस्ट इज देयर, व्हाट वर्क्स फॉर यू, इट वर्क्स फॉर यू। बहुत मजा आया, मतलब इतना डीप। आई थिंक आई गॉट व्हाट आई वांटेड, जिसके लिए बहुत महीनों से चल रहा था कि आप करें ये रिकॉर्डिंग। मज़ा आया, एंड आई एम श्योर यू विल इंस्पायर many people, not just women but also men also. Men need more inspiration these days than women. I think women have already done quite a lot in our country, but it was good and clearly I see there is a process जो आप फॉलो कर रहे हैं। बस आप ऐसे ही करते रहिए और पूरी सोसाइटी को अपलिफ्ट करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिकॉर्डिंग। ओके, सो ये था सेजल जी, ज़बरदस्त। आप भी कुछ करिए और आप कोशिश करिए कि आप जो मैडम है आपके घर में उनको भी आप इंस्पायर करें, बिकॉज फाइनली बढ़ेगा इंडिया तभी जब हम सब ग्रो करेंगे। एंड सेजल हैज़ प्रूव दिस दैट अगर ठान लोगे तो सब कुछ हो सकता है। और शेयर बाज़ार है थोड़ा टफ, बट अगर सीख साख के करेंगे ना तो टफ नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा। जितना शेयर करेंगे उतना आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, सबका भला होगा। और हो सके पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी करेगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.